हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के अंदर सबसे मेन पार्ट का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वो है मोल संकल्पना और इसका महत्व। देखो, अभी तक के चैप्टर तक मोल के बारे में नाम नहीं आया था, लेकिन अब से लेके और पाठ के अंत तक ये पूरा यही टॉपिक चलेगा। मोल संकल्पना क्या है और उसका क्या महत्व आता है, ठीक है। और इस मोल संकल्पना के बारे में सबसे पहली जो शुरुआत की जा रही है वो है मोल इकाई किसे कहते हैं, ठीक है। तो मोल इकाई क्या है? मोल इकाई इन्होंने आवोगाद्रो संख्या के हिसाब से दी है कि पदार्थ की वह मात्रा, देखो, जिसमें आवोगाद्रो संख्या के बराबर अगर कण उपस्थित होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पदार्थ की वह मात्रा जिसमें आवोगाद्रो संख्या के बराबर अगर कण उपस्थित होते हैं तो वह उसकी मोल इकाई कहलाती है, मोल यूनिट के नाम से जानी जाती है। अब इसको कैसे समझते हैं? तो इसको समझने के लिए हम एक कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, एग्जाम्पल के अंदर ये लेंगे कि कार्बन 12 जो है, अब हम यहां लिख रहे हैं कार्बन 12, यानी ये कार्बन का क्या है? अपर रूप है। ये क्या कहते हैं, सॉरी, समस्थानिक है कार्बन 12। अब समस्थानिक है तो इसमें ये लिखेंगे कि कार्बन 12 के या कार्बन 12 में, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। तो कार्बन 12 सॉरी के 12 ग्राम। अब देखो, नाम कार्बन 12 है, यानी 12 इसका क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। तो यही कहता है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम, अब है क्या? कार्बन ही है। कार्बन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब हम यहां पर कण ले रहे हैं ना, तो कण के अंदर क्या आ सकता है? देखो, परमाणु भी आ सकता है, आयन भी आ सकते हैं, या अणु भी ले सकते हो आप। तो इसका यही एग्जांपल है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम कार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या किसके बराबर हो रही है? ऊपर क्या लिखा हुआ है? आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। संख्या आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है या उपस्थित है। क्या कह रहा है? कार्बन 12 के 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या किसके बराबर है? आवोगाद्रो संख्या के बराबर है। इसे एक मोल इकाई के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं अपन? एक मोल इकाई कहा जाता है। मोल इकाई मतलब क्या कह सकते हैं? मोल यूनिट, यूनिट के रूप में लिखी जाती है, ठीक है। तो वापस सुन लो, पदार्थ की वह मात्रा जिसमें किसके? आवोगाद्रो संख्या के बराबर अगर कण उपस्थित होते हैं तो इसको इस रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। अब सेकंड आता है मोलर द्रव्यमान। कल हमने मतलब लास्ट लेक्चर के अंदर आणविक द्रव्यमान, अणुभार और मोलर द्रव्यमान के बारे में बात की थी, है ना, वो कैसे निकालते हैं। अब यहां मोलर द्रव्यमान जो दिया है ना, वो क्या दिया? देखो आप, किसी पदार्थ के 1 मोल को ग्राम में व्यक्त करना, किसी पदार्थ के 1 मोल को। अब मोल कैसे निकालता है वो भी बता रहा हूं आपको। 1 मोल को किस में व्यक्त करना? ग्राम में व्यक्त करना। ये क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान कहलाता है। जैसे देखो आप, जैसे अपन लेते हैं सिंपल H2O का मोलर द्रव्यमान। अब H2O का मोलर द्रव्यमान लेना है तो H2O जल, तो पहले जल का अपन भार लेते हैं, अणुभार या द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? अणुभार या हम क्या कह सकते हैं? मोलर द्रव्यमान। तो नियम तो वही है अपना, हाइड्रोजन 2 सीधा 2 प्लस ऑक्सीजन 1 है, तो इसका कितना होता है? 16, कितने हुए? 18। अब ये 18 दिया है ना, इस 18 को कैसे व्यक्त करते हैं वो अपन को ध्यान रखना है। अब मोल में इसे व्यक्त कर रहे हो तो मोल में व्यक्त करने का मतलब 18 ग्राम प्रति मोल के रूप में लिखा जाएगा। 18 ग्राम
प्रति मोल के रूप में। तो मोलर द्रव्यमान जब भी आप बताओगे, क्या बताएंगे, मोलर द्रव्यमान, इसको पीछे इस तरीके से लिखा जाएगा, ग्राम प्रति मोल के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसकी संकल्पना के बारे में वापस सुन लो। मोल इकाई, उसके बाद मोलर द्रव्यमान, यानी इसको एक मोल में प्रदर्शित करना ही कहलाता है। अब अपना जो मेन पॉइंट है वो इस मोल के रूप में, देखो पदार्थ की मात्रा दी गई है तो मोल कैसे निकालेंगे, उसके बाद आपको कणों की संख्या दी गई है तो मोल कैसे निकालेंगे, गैस के बारे में दिया गया है, आयतन दिया हुआ है आपको एसटीपी और एनटीपी पर, तो मोल कैसे निकालेंगे, या आपको मोल दिया हुआ है और इनको कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इस पूरे को अपन एक रेखा चित्र के द्वारा समझेंगे। उस रेखा चित्र को बनाने का मतलब ही यही है कि आप आसानी से उसके सवाल कर सकते हो। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर दीजिएगा। ओके, अब देखिए, अब अपन लेते हैं इसका सबसे मेन पॉइंट, ये मोल संकल्पना का आप महत्व भी ले सकते हो, इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है वो ध्यान में रखना है। देखिएगा, इसको हम एक चार्ट के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, चार्ट बनाना है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहां लेते हैं मोल, इसको सेंटर में लिखेंगे आप, लिख दो मोल। मोल संकल्पना ले रहे हो आप, इसका महत्व ले रहे हो। अब आपको देखो, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको कोई पदार्थ की मात्रा दी गई है, क्या दी गई है, पदार्थ की मात्रा दी गई है, और इस पदार्थ की मात्रा से आपको मोल निकालना है, तो पदार्थ की मात्रा अगर दी गई है और इसको मोल निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो पदार्थ दिया गया है उस पदार्थ के अणुभार का भाग दे दीजिए। किसका भाग देना है, अणुभार का। ध्यान से देखिएगा इसको, कि पदार्थ की मात्रा में जब हम अणुभार का क्या देंगे, भाग देंगे, भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होंगे, मोल प्राप्त होते हैं। ये सबसे पहली चीज है इसकी, और सबसे ज्यादा यही ध्यान में रखनी है। अणुभार कैसे निकालते हैं हमने लास्ट लेक्चर के अंदर दिया है। ठीक है, दूसरा, आपको अगर देखो कणों की संख्या दी गई है, क्या दी गई है, कणों की संख्या। अब कण कौन कौन से हो सकते हैं, परमाणु, अणु या आयन के रूप में, परमाणु, अणु या आयन के रूप में दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा कि जब हमें कणों की संख्या दी गई है और कणों की संख्या देने पर आपको कहा कि अब इसमें मोल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मोल ज्ञात करना है। तब आपको इसमें ध्यान में रखना है कि इस कणों की संख्या के अंदर एक चीज का भाग देना है, वो है अवोगाद्रो संख्या, Na का भाग देने पर। किसका भाग देंगे, Na क्या है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये कौन सी संख्या है, अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। तो अवोगाद्रो संख्या जो है ना, ये आपको ध्यान में रखनी है। दो चीजें ये होगी, देखो पहले पदार्थ की मात्रा ली, फिर उसमें से कण ले लिए। अब अपन बात करते हैं गैस की। गैस का आयतन आपको दिया गया है एनटीपी और एसटीपी के ऊपर। तो देखिए थर्ड पॉइंट, गैस का
आयतन आपको दिया गया है किसके ऊपर, एनटीपी या एफटीपी पर। अब ये क्या है, एनटीपी और एफटीपी। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और एफटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। ये ध्यान रखना है, सामान्य ताप और दाब, और दूसरा दिया है स्टैंडर्ड मानक ताप और दाब की स्थिति में। अब अगर ये मान दिया हुआ है और आपको मोल ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 22.4 किसका, 22.4 लीटर का भाग देना है, लीटर का भाग देने पर। समझ में आया, 22.4 लीटर का भाग देंगे तब ये कंडीशन इसके अंदर आती है। तो 3 पॉइंट हुए, देखो पदार्थ की मात्रा दी गई है, मोल ज्ञात करना है तो अणुभार का भाग दो, कणों की संख्या दी गई है, मोल ज्ञात करना है, अवोगाद्रो संख्या का भाग दो, गैस का आयतन दिया हुआ है एनटीपी एसटीपी पर। अब आपको इसमें मोल ज्ञात करने हैं तो 22.4 लीटर का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ये आधा भाग हुआ, ठीक है। अब देखो आगे, देखो अब आगे की बात ये थी कि यहां ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ये 3 चीजें हैं, अब इसका अपोजिट चलना है। अपोजिट कैसे चलना है कि आपको मोल दिया हुआ होगा, क्या दिया होगा, मोल दिया हुआ होगा, और उस मोल से आपको ये सब चीजें निकालनी है। अब उल्टा हो गया पॉइंट, देखो अब आपको मैंने कहा कि एक कोई पदार्थ है, इसमें इतने मोल उपस्थित है और आपको इसमें पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है। तो देखो मोल दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है, पदार्थ की मात्रा। अब पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है, मोल दिया गया है, हमने क्या किया था पहले, अणुभार का भाग दिया था। अब उल्टा कर देंगे हम, अब हम करेंगे इसमें कि अणुभार का क्या कर देंगे, गुणा करने पर। क्या करना है, गुणा करने पर। देखो सब चीजें आती है इसमें, आगे अभी और लेंगे अपन कि पदार्थ की मात्रा दी गई है तो मोल ज्ञात करने के लिए ये कंडीशन आती है। अब मोल दिया हुआ है और मात्रा ज्ञात करनी है तो ये कर देंगे, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखो क्या है, आपको मोल दिया हुआ है और कणों की संख्या ज्ञात करनी है इसमें। अब देखिए यहां मैं ले रहा हूं कणों की संख्या, कणों की संख्या, ठीक है। दिया हुआ क्या है, मोल दिया हुआ है, तो मोल से आपको कणों की संख्या ज्ञात करनी है। इधर हमने लिया था अवोगाद्रो संख्या, Na का भाग दिया था, यहां पर Na का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। देखो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। Na का क्या करना है, गुणा करने पर, Na यानी अवोगाद्रो संख्या का जब आप गुणा करोगे तो गुणा करने पर कणों की क्या आएगी, संख्या आती है, ठीक है। ये चीज आ गई। अब बात आती है इस चीज की, अब ये भी है तो इस चीज के अंदर आपको क्या करना है, मोल दिया हुआ है और क्या क्या ज्ञात करना है, गैस का आयतन ज्ञात करना है। तो यहां मैं लिख रहा हूं अब गैस का आयतन, गैस का आयतन, ठीक है। अब आयतन लेना है, एनटीपी एसटीपी पर ज्ञात करना है। इसका कोई वैसे फर्क नहीं पड़ेगा एनटीपी एसटीपी पर, लेकिन मोल दिया हुआ है तो क्या करोगे आप, जब आपको ये मोल दिया हुआ है और ये ज्ञात करना है तो देखो यहां से अपन यूं चलते हैं, ये दिया हुआ था, ये देने पर ये ज्ञात करना था, तब हमने क्या दिया, भाग दिया। अब ये दिया हुआ है और ये ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 22.4 लीटर का
क्या करना है? गुणा करने पर। क्या करने पर? गुणा करने पर हमें ये प्राप्त होगा। आयतन किसके अंदर प्राप्त होगा हमें? लीटर के अंदर। देखो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है और इसी चार्ट के ऊपर अपने सवाल बनते हैं। वापस एक बार इसको देख लो, है ना। देखो क्या कह रहा है, ये सब चीजें मोल के ऊपर है। मोल संकल्पना का मतलब यही होता है। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, आपको ये दिया हुआ होगा क्या? पदार्थ की मात्रा, और आपको कहेंगे कि कणों की संख्या ज्ञात करनी। कहीं कोई रिलेटेड नहीं है। पदार्थ की मात्रा दी गई है और कणों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करोगे? पहले पदार्थ की मात्रा को किस में बदलोगे? मोल में। मोल में बदलने के बाद इसी के अंदर आगे Na से क्या करोगे? गुणा करते ही ये किस में बदल जाएगा? कणों की संख्या के अंदर परिवर्तित होगा। आपको कणों की संख्या दी गई है और आपको कहेंगे पदार्थ की मात्रा निकालिए। देखो यहां से यहां तक चलना कोई जरूरी नहीं है। यहां से आपको ये भी पूछ सकते हैं, यहां से आपको सीधा वो भी पूछ सकते हैं ऊपर। तो यहां आपको दिया हुआ है कणों की संख्या दी गई है और इससे आपको उसमें पदार्थ की मात्रा निकालनी है। तब क्या करोगे? पहले अवोगाद्रो संख्या से गुणा करके इसको किस में बदलोगे? मोल में। फिर मोल के अंदर अणुभार का भाग दोगे तो इसमें क्या निकलेगा? पदार्थ की मात्रा निकलेगी। ऐसे ही पदार्थ की मात्रा से गैस ये भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। तो ये पूरा एक जो चार्ट है, ये पूरा चार्ट आपको बताता है मोल संकल्पना का महत्व। मोल संकल्पना का क्या बताता है? महत्व बताता है। ये चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th के हिसाब से भी कह सकते हो, या हम कह सकते हैं कोई भी आप कंपटीशन तैयारी करते हो या शॉर्ट जो आते हैं सवाल, उन सवालों को हल करने के लिए ये चार्ट काम में लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने ये मोल संकल्पना के बारे में लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। धन्यवाद।